हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां आपके लिए ये चैनल लेके आया है CHO स्पेशल शॉर्ट वीडियोज़ सीरीज, जिसके अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट वीडियोज़ में आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज अपन डील करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं एंटीनेटल पीरियड क्या है, एंटीनेटल पीरियड क्या होता है। उससे पहले जनरली जो मैटरनल जो पीरियड होता है, अपन बोल सकते हैं मैटरनल जो पीरियड होता है वो पीरियड जनरली इसके अंदर तीन अपन फेज बात कर सकते हैं, 3 फेजेस देखने को मिलेगी इसके अंदर। जिसके अंदर फर्स्ट जो फेज होती है वो कौन सी होती है, आपकी प्रीनेटल होती है। कौन सी होती है? प्रीनेटल। सेकंड जो फेज होती है वो होती है आपकी इंट्रानेटल। कौन सी होती है? इंट्रानेटल। और थर्ड जो फेज होती है आपकी पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल। इन 3 फेज के थ्रू मैटरनल जो पीरियड होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। 3 फेज के थ्रू मैटरनल पीरियड क्या होता है? कंप्लीट होता है। जिसके अंदर अपन फर्स्ट डील करेंगे वो आपका एंटीनेटल पीरियड। कौन सा है? एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड को और क्या बोल सकते हैं अपन इसको बोलते हैं प्रीनेटल। क्या बोल सकते हैं? प्रीनेटल केयर। क्या बोल सकते हैं? प्रीनेटल केयर। ये जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये जनरली कहाँ से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होता है कंसेप्शन से। कहाँ से होता है? कंसेप्शन से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक होता है? कंसेप्शन से स्टार्ट होके जो लेबर जो प्रोसेस होती है अप टू लेबर, कहाँ से? अप टू लेबर तक, या जो अपन बोल सकते हैं एक्चुअल जो ट्रू पेन होता है। कौन सा होता है? ट्रू लेबर पेन होता है, वहाँ तक कंप्लीट होती है। वो कौन सा होता है? आपका प्रीनेटल केयर होता है, जो कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और आपके अप टू लेबर तक, या जो एक्चुअल ट्रू पेन होता है वहाँ तक प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इसकी जनरली अपन बोले कि जनरल जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो सकती है कि सिस्टेमेटिक सुपरविजन करना ऑफ वुमेन। सिस्टेमेटिक सुपरविजन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर किसको बोल रहे हैं? जिसके अंदर अपन सुपरवाइज कर रहे हैं किसको? वुमेन को। किसके लिए कर रहे हैं? ताकि अपन वहां पे क्या कर सकें? एग्जामिन कर सकें। एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं। साथ में वो अपन वहां पे क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। किस दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान। उसी को अपन क्या बोलते हैं? एंटीनेटल केयर बोलते हैं। ठीक है। एंटीनेटल केयर जनरली कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कंसेप्शन से स्टार्ट होती है अप टू लेबर तक, या ट्रू लेबर जो पेन होता है वहां तक। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पे जनरली कि इसका जो एम है वो क्या हो सकता है? प्रीनेटल केयर का क्या एम है? फर्स्ट बात करें, टू स्क्रीन द हाई रिस्क केसेज। क्या बोल रहे हैं? हाई रिस्क केसेज को वहाँ पे क्या करना? स्क्रीन करना, वहाँ पे पता लगाना जो भी हाई रिस्क केसेज है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई रिस्क होने वाले हैं, उनका पहले ही क्या करना? अपन पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा? प्रीनेटल केयर के द्वारा। इसके अलावा टू प्रोवाइड ऑनगोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे किसको? प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वहां पे क्या कर रहे हैं? अपन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीनेटल केयर के अंदर। इसके अलावा मदर को एजुकेट करना। क्या करना? मदर को एजुकेट करना किसके बारे में? फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी या जो लेबर की जो प्रोसेस होती है इसके बारे में पहले से ही मदर को क्या करना? एजुकेट करना। किसके द्वारा कर सकते हैं? किसी भी चार्ट के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा अपन कर सकते हैं, या वहां पे अपन डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं। क्यों करते हैं? ताकि मदर का अपन क्या कर सके? फियर रिमूव कर सके। वहां पे फियर को रिमूव करने के लिए अपन मदर को क्या कर रहे हैं? एजुकेट कर रहे हैं। किसके बारे में? फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, लेबर की प्रोसेस के बारे में अपन एजुकेट कर रहे हैं, ताकि मदर का क्या हो? वहां पे फियर क्या हो? रिमूव हो। साथ में क्या कर सकते हैं? टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट, टू ट्रीट अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन। कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, उसका पता लगाना, डिटेक्ट करना और उसको ठीक करना। ये भी क्या हो सकता है? प्रीनेटल केयर का ही क्या है? एम है। तो ये कुछ अपन ने जनरल अपन ने यहाँ पे बात की कि क्या एम हो सकता है प्रीनेटल केयर का। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है
प्री नेटल केयर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू एंश्योर, क्या करवाना आपको, नॉर्मल प्रेगनेंसी करवाना है, टू एंश्योर नॉर्मल प्रेगनेंसी, किसकी द्वारा, डिलीवरी के साथ। अपन डिलीवरी होगा तो अपन क्या देखेंगे वहां पे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव हो, और प्रेगनेंसी के साथ साथ वहां पे क्या हो, बेबी कैसा हो, हेल्थी हो। और कहां से, हेल्थी मदर से। एक हेल्थी मदर है, हेल्थी मदर से क्या अचीव हो, हेल्थी एक बेबी क्या हो, अचीव हो। और अपन जनरली वहां पे नॉर्मल प्रेगनेंसी करवा रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, आपका एंटीनेटल केयर का ऑब्जेक्टिव होगा वहां पे। तो ये जनरल अपन ने बात की कि वहां पे जो एंटीनेटल पीरियड होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रीनेटल केयर के नाम से बोल सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट कहाँ से होता है, ये कंसेप्शन से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है, ये अप टू लेबर तक हो सकता है, या एक्चुअल जो ट्रू लेबर पेन होते हैं वहाँ तक प्रेजेंट होता है। इसके बाद में अपने जनरल वहाँ पे डेफिनेशन की बात की कि क्या डेफिनेशन हो सकती है, क्या एम हो सकते हैं, या वहाँ पे क्या आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट अपन डील करें, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है, क्वेश्चन आता है सिंपल, बार बार पूछा जाता है कि नेग्लीज फॉर्मूला क्या होता है, नेग्लीज फॉर्मूला क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है नेग्ली फॉर्मूला क्या है वहां पे। तो जनरली जो नेग्ली फॉर्मूला है क्या है, LMP, क्या बोल सकते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है उसके साथ साथ क्या होगा वहां पे, +7 डेज करने हैं आपको, LMP +7 डेज +9 मंथ। इस तरह से आपको क्या निकालना है, नेग्ली ने फॉर्मूला दिया था LMP +7 डेज +9 मंथ। किस लिए, क्यों दिया था, ताकि अपन क्या कर सकें, EDD निकाल सकें। क्या निकाल सकें, EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये निकालने के लिए अपन क्या दिया था, नेग्ली ने फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड +7 डेज +9 मंथ। इसके थ्रू आप EDD निकाल सकते हो। या और अपन फॉर्मूले की बात करें तो LMP प्लस क्या होगा वहां पे 12 मंथ बोल सकते हैं, क्या होगा 12 मंथ -3 मंथ +7 डेज। इस फॉर्मूले के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, EDD निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं। तो सहज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे पूछ लिया जाएगा कि नेग्लिज फॉर्मूला कौन सा है, या आपको जैसे जनरली अपन यहाँ पे बात करें, ये जो फॉर्मूला होता है जब 28 डे की जो साइकिल होती है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। जिस मदर के 28 डे की क्या आ रही है, साइकिल आ रही है, उसी के क्या है वहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर मदर के क्या आ रही है, जैसे 21 डेज की आ रही है, या वहाँ पे 35 डेज की आ रही है, तो जनरली वहाँ पे क्या होता है, अगर 21 डेज है तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्शन कर देना, आपको माइनस कर देना वहाँ पे उतने दिन। और अगर 35 डेज की आ रही है वहाँ पे, तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है, आपको क्या करना है, जोड़ना है वहाँ पे आगे। जैसे अपन बात करें, अगर मदर के 32 डेज आ रहे हैं तो जनरली अपन क्या कर सकते हैं कि 4 डेज आ रहे हैं, जितना आपका फॉर्मूले के थ्रू डेट निकल रहे हो उसमें आपको क्या करना है, 4 ऐड कर देना है। उस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लिज फॉर्मूला के थ्रू अपन EDD निकाले सकते हैं, ठीक है। आई होप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है आपको। जैसे 10 जन 2019 है, इसका आपको EDD निकालना है, इसका आपको क्या निकालना है, EDD निकालना है। तो कैसे निकालोगे, LMP कितना आया इसको, 10 जनवरी +7 डेज +9 मंथ करना आपको। तो 10 + 7 17 डेज हो गया। 70 डेज जनवरी में आप क्या करोगे, 17 जनवरी हो गया, और 2019 है यहाँ पे, तो आपको 9 मंथ जोड़ना है। जनवरी दिया हुआ है आपको, तो 9 मंथ आप जोड़ोगे तो क्या, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। क्या आ सकता है, अक्टूबर, ठीक है। तो 7 अक्टूबर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे 2019, वो क्या होगा, आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगा। ये जनरली किसके लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पे 28 डेज, ठीक है। तो यहाँ से श्योर एक क्वेश्चन आने वाला है आपके CHO एग्जाम के अंदर, तो आपको नेग्ली फॉर्मूला का
पता होना चाहिए, साथ में कैसे निकालते हैं नेगली फॉर्मूला के थ्रू ईडीडी वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। जनरली यहाँ से अब आगे जब हम डील करेंगे, आगे बात करेंगे, वहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन श्योर आने वाला है CHO एग्जाम के अंदर। वो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे एंटीनेटल विजिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंटीनेटल विजिट। एंटीनेटल विजिट जो फर्स्ट विजिट होती है, जो फर्स्ट विजिट होती है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट विजिट होती है उसको किस नेम से अपन जानते हैं, क्या अपन बोलने वाले हैं फर्स्ट विजिट को? तो उस फर्स्ट विजिट को अपन बोलने वाले हैं बुकिंग विजिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? बुकिंग विजिट के नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ ले कि एंटीनेटल विजिट के अंदर जो फर्स्ट विजिट अगर हो रही है तो उसको किस नाम से जानते हैं? क्या आंसर होना चाहिए आपका कि बुकिंग विजिट के नाम से अपन उसको जानेंगे। इसके अलावा WHO ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WHO ने कितनी विजिट दी वहां पे? WHO के अकॉर्डिंग वहां पे कितने हैं? 4 विजिट है। एंटीनेटल विजिट WHO के अकॉर्डिंग कितनी है? वहां पे 4 विजिट है। वो कौन कौन सी हो सकती है? एक होती है 16 वीक पे। कितने वीक पे? 16 वीक पे। नेक्स्ट होती है आपकी 24 टू 28 वीक पे। 24 टू 28 वीक पे। इसके अलावा 32 वीक और लास्ट आपकी 36 वीक। ये WHO के अकॉर्डिंग एंटीनेटल विजिट है, जिसके अंदर 4 विजिट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू WHO कितनी विजिट कंडक्ट करवाती है, WHO के हिसाब से कितनी विजिट जरूरी है वहां पे? तो आपका आंसर होना चाहिए 4 विजिट जरूरी है। या पूछ ले, आपको वीक दे दिया जाए वहां पर, पूछ ले कि WHO के अकॉर्डिंग कौन सा वीक है, तो 16 वीक है, 24 टू 28 वीक है, 32 और 36 है। ये आपके WHO के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा एक है आपका इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो के हिसाब से कितनी विजिट है वहां पे? तो जनरली इंडियन सिनेरियो के हिसाब से 3 मिनिमम विजिट होती है। क्या होती है? 3 मिनिमम विजिट होती है। और वो 3 मिनिमम विजिट कितने कितने वीक पे होती है? 20 वीक पे, 32 वीक पे और 36 वीक पे। ये इंडियन सिनेरियो के हिसाब से 3 विजिट होती है, 3 मिनिमम होती है। एक होती है 20 वीक पे, एक 32 वीक पे और नेक्स्ट होती है आपके 36 वीक पे। ठीक है, इसके अलावा आइडियल अगर आप वहाँ पे विजिट की बात करें, आइडियल कितनी विजिट हो सकती है? तो आइडियल जनरली आपके वहाँ पे 12 टू आइडियल विजिट, ठीक है, ये आपके 12 टू 15 विजिट होती हैं। कितनी होती हैं? 12 टू 15 विजिट होती हैं। कैसे होती हैं? अप टू 28 वीक तक आपको क्या करनी है? मंथली विजिट होनी चाहिए मदर की। अप टू 28 वीक तक मंथली विजिट होनी चाहिए मदर के द्वारा पर 4 वीक। बोल सकते हैं कि 4 वीक के अंदर कितनी होगी? एक विजिट होगी। तो कितनी होगी वहाँ पे? टोटल 7 विजिट बोल सकते हैं अपन वहाँ पे कि मदर के द्वारा 28 वीक तक कितनी विजिट कंडक्ट करवा ली जाएगी? 7 विजिट। इसके बाद में 29 टू कितनी बोल सकते हैं? 29 टू 36 वीक तक, ठीक है, यहाँ पे 2 वीकली कितनी होनी चाहिए? 2 वीकली विजिट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वीकली विजिट करवानी है तो जनरली कितनी होगी? 4 विजिट होगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी के जो विजिट बच्चे अपने बोल सकते हैं 37 वीक पे, 38 वीक पे, 39 वीक पे और 40 वीक पे। पर वीक क्या होगी वहाँ पे? एक एक विजिट होगी वहाँ पे। तो ऐसे कुल मिला के आपकी कितनी होने वाली हैं? 12 से 15 टोटल आइडियल आपके पास विजिट होती है, जिसके अंदर 28 वीक तक 4 वीकली वहाँ पे मंथली विजिट करवानी है। तो टोटल 7 विजिट होती हैं। 29 टू 36 आपको 2 वीकली करवानी है
2 वीक से करवानी है तो 4 विजिट हो सकती हैं, और 37, 38, 39 और 40 के अंदर आपको पर में एक विजिट वहाँ पे कंडक्ट करवानी है। तो टोटल कुल मिला के आपके जो आइडियल विजिट होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 to 15। यहाँ से श्योर एक क्वेश्चन आने वाला है, चाहे आपके WHO के अकॉर्डिंग आपके पूछ सकता है, इंडियन सीनियरों के हिसाब से आपको पूछ सकता है, या आइडियल पूछ सकता है कि कितनी विजिटें होती है। ठीक है, आगे डील करेंगे अपन। आगे डील करने वाले हैं जो जनरली जो फर्स्ट नर्स का क्या रोल होता है यहाँ पे जनरली वो देखें। जो फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स एट एंटीनेटल क्लिनिक। एंटीनेटल क्लिनिक पे जो नर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वहाँ पे अर्ली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ मदर। ये वहाँ पे नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आपको पूछ रहे हैं कि फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स एट एंटीनेटल केयर क्या होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वहाँ पे अर्ली रजिस्ट्रेशन करना वहाँ पे प्रेगनेंसी का। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट विजिट के दौरान आपको वहाँ पे आपके पास हिस्ट्री कलेक्शन होना चाहिए वहाँ पे, चाहे पर्सनल हिस्ट्री कलेक्शन हो या आपका फैमिली हो, वहाँ पे सोशल है, मेडिकल है, वहाँ पे सर्जिकल है, ओबेस्ट्रिकल जो हिस्ट्री कलेक्शन होता है वो जनरली वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। आपको कलेक्टेड करना है जो भी पर्सनल हिस्ट्री है, जो भी मेडिकल है, जो भी सर्जिकल है या ऑब्स्ट्रिकल है। ठीक है, ये कंप्लीट आपके पास वहाँ पे कंडक्ट होना चाहिए फर्स्ट विजिट के दौरान। साथ में वहाँ पे कुछ टेस्ट भी होना चाहिए, हाइट क्या है, वेट क्या है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे ब्लड का पता होना चाहिए, यूरिन का पता होना चाहिए। ठीक है, यूरिन टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट होते हैं वहाँ पे, HIV टेस्ट होते हैं वहाँ पे। ये सारे जनरल आपके किसके अंदर हो सकते हैं, एंटीनेटल विजिट जब कर रहा फर्स्ट विजिट होती है तो आपके वहाँ पे जनरल जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो वहाँ पे कंडक्ट करवाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, वो बात कर रहे हैं अपन टिटनस वैक्सीन की। टिटनस वैक्सीन की, टिटनस वैक्सीन कब लगना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे ही कंफर्म हो गया कि प्रेगनेंसी है, कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी जैसे ही पता चल गया तो उस दौरान आपको टीटी का इंजेक्शन लग जाना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर कंफर्मेशन हो गया प्रेगनेंसी का तो आपको वहाँ पे क्या लग जाना चाहिए, मदर को टीटी का इंजेक्शन लग जाना चाहिए। इसके अलावा आफ्टर 4 वीक, आफ्टर 4 वीक वहाँ पे क्या लगेगा, सेकंड डोज। 4 वीक के बाद में कौन सा लगेगा, सेकंड डोज लगेगा। और कितना होना चाहिए, 0.5 ml। कितना होना चाहिए, 0.5 ml। कहाँ पे लगाएंगे, डेल्टोइड रीजन पे। कहाँ पे लगाएंगे, डेल्टोइड रीजन पे लगाते हैं कौन सा, टीटी का इंजेक्शन लगाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, टिटनस वैक्सीन कब लगाने हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो जाए तुरंत क्या लगा दो, टीटी का वैक्सीन लगा दो। सेकंड डोज कब लगनी चाहिए, आफ्टर 4 वीक, 4 वीक के बाद में सेकंड डोज लगा दो। कितना लगाना चाहिए, पूछे आपको कि कितना लगाना चाहिए टीटी का, 0.5 ml। कहाँ लगाना चाहिए, साइट क्या होगी, डेल्टोइड रीजन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक किसी का गलत नहीं होगा। अगर अपन बात करें यहाँ पे गैप है 2 प्रेगनेंसी के बीच में, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि अगर 2 प्रेगनेंसी के बीच में वहाँ पे गैप है और वो भी कितना, लेस देन 3 ईयर, लेस देन 3 ईयर, 3 साल से कम अगर 2 प्रेगनेंसी के बीच में वहाँ पे गैप है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ओनली ए सिंगल बूस्टर डोज। आपको क्या करना है, एक सिंगल बूस्टर डोज वहाँ पे क्या करना है, लगाना है मदर को। अगर 2 प्रेगनेंसी के बीच में 3 साल से कम का गैप है
तो उस दौरान आपको क्या करना है, सिंगल बूस्टर डोज मदर को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से टीटी के रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी का गलत नहीं होगा मे बी। ठीक है, आगे बात करें अपन यहाँ पे, तो जनरली एक किट का नाम आता है, किट आती है और उस किट का नाम है निश्चय। क्या नाम है, निश्चय एक किट आती है, निश्चय किट आती है। क्वेश्चन बन सकता है, यहां से पूछ सकते हैं आपके सीएचओ एग्जाम में कि जो निश्चय किट आती है किस काम में आती है, जो किट है इसको किसके काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना है सभी को, क्या होती है निश्चय किट। ये किट होती है आपकी जो प्रेगनेंसी होती है उसके कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन के लिए कौन सी किट आती है, निश्चय। कौन सी आती है, निश्चय किट आती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है, या आपके मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के द्वारा वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम चला था मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, उसके थ्रू कौन सी किट आती है, निश्चय किट आती है। जो प्रेगनेंसी के अंदर कंफर्मेशन के लिए अपन कौन सी किट काम में लेते हैं, आपकी निश्चय किट काम में लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल होने वाला है आपका क्वेश्चन एग्जाम में सीएचओ में। निश्चय किट किस लिए काम में ले रहे हैं, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए वहाँ पे निश्चय काम में लेते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे बात की जनरली। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात डील करेंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डील करने वाले हैं, और इसमें श्योर है 2 या 3 क्वेश्चन आपको श्योर पूछे जाएंगे। कंफर्म लिखा के ले लो, आपको श्योर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे कि डेली डाइटरी अलाउंस कितना होना चाहिए, डेली डाइटरी अलाउंस। ठीक है, बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन एनर्जी कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी में वहाँ पे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी अगर बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या बात करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, 300 से 350 किलो कैलोरी पर डे। क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रेगनेंसी के दौरान कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है एक मदर को। आपका आंसर होना चाहिए 300 से 350 किलो कैलोरी पर डे। अगर यही क्वेश्चन आपसे से पूछ रहे कि ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए 550 किलो कैलोरी पर डे। 550 या 550 किलो कैलोरी पर डे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाए प्रेगनेंसी के दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 300 से 350 किलो कैलोरी पर डे, और लैक्टेशन के दौरान पूछे तो आपको 550 किलो कैलोरी पर डे। ये बात हो गई एनर्जी की। अगर वहाँ पे मदर है वो कैसी है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसकी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। ठीक है, ये अपन बात करें एक्स्ट्रा, कितनी दे रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। नॉर्मल तो हो, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है उसकी कितना होता है, 1900 किलो कैलोरी होता है। इसमें अपन कितना दे रहे हैं, प्लस दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 300 से 350 अपन प्लस देंगे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में। अगर वहाँ पे मॉडरेट हो, कितनी हो वहाँ पे, मॉडरेट हो, तो वहाँ पे अपन देने वाले 2230। कितने देने वाले हैं, 2230 अपन नॉर्मल वहाँ पे दे रहे हैं। इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा ये करनी है। ठीक है, या वहाँ पे अगर हैवी वर्क हो, हैवी वर्क हो तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उस दौरान अपन कितने दे सकते हैं वहाँ पे, 2800 किलो कैलोरी पर डे। ये तो जनरली अपन नॉर्मल वहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन अगर प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये एक्स्ट्रा देनी है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये एक्स्ट्रा देनी है। ठीक है, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अगर है वहाँ पे तो 1900 आपको ये आपको एक्स्ट्रा देनी है। मॉडरेट हैवी वर्कर हो तो वहाँ पे 2230, और हैवी वर्कर हो तो वहाँ पे 2800 किलो कैलोरी आपको देनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है
वो कितनी होती है, नॉर्मल कितनी होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान कितनी रिक्वायरमेंट वहाँ पे प्रोटीन की होती है। प्रोटीन की बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहाँ से कि जो नॉर्मल है कितना चाहिए, वहाँ पे नॉर्मल कितना होना चाहिए, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। आपकी बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट क्या होगा, नॉर्मल वहाँ रिक्वायरमेंट होती है किसकी, प्रोटीन की। अगर यही पूछे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कितनी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे, तो आप कितने नॉर्मल तो दे रहे हैं, वहाँ पे नॉर्मल तो देनी ही देनी आपको, साथ में आपको क्या करना है वहाँ पे +23 ग्राम, कितना देना है, +23 ग्राम प्रोटीन आपको एक्स्ट्रा देना है वहाँ पे नॉर्मल के साथ में प्रेगनेंसी के दौरान। और अगर आपको पूछिए ड्यूरिंग लैक्टेशन कितने देंगे, अगर वहाँ पे अर्ली है वहाँ पे, तो आपको 19 ग्राम देने, कितना देना आपको, 19 ग्राम पर डे देना है। और अगर लेट वहाँ पे लैक्टेशन है तो आप वहाँ पे +13 ग्राम पर डे दे सकते हो, ठीक है। तो ये है प्रोटीन की बात। प्रोटीन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरली आपको पूछ लिया जाएगा कि अगर 50 केजी की नॉर्मल वुमेन का जो वेट है 50 केजी है, तो इसको आप प्रोटीन कितना देगो, प्रेगनेंसी के दौरान कितना प्रोटीन दोगे, ठीक है। तो आपको आंसर होना चाहिए वहाँ पे 50, तो कितना होगा आपको केजी बॉडी वेट के हिसाब से होगा, प्लस अपर प्रेगनेंसी में 23 दे रहे हैं, तो कितना हो सकता है 73 ग्राम पर डे प्रोटीन आप वहाँ पे देने वाले हो, ठीक है। तो प्रोटीन से रिलेटेड आपको इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लैक्टेशन में पूछे आपको तो बॉडी वेट के हिसाब से लैक्टेशन के अंदर आपको प्लस करके और उसका टोटल करना है। नेक्स्ट आगे डील करेंगे अपन प्रोटीन का पढ़ा अपन ने, एनर्जी रिक्वायरमेंट पदी कितनी है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वहाँ पे कैल्शियम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर श्योर है 5 क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाएंगे, ठीक है, श्योर है, लिखा के ले लो, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैल्शियम से बिल्कुल क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितनी होती है कैल्शियम की, उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो जनरली कितना होगा कि 450 से 500 mg पर डे कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए कैल्शियम, नॉर्मली कितना चाहिए 450 से 500 mg पर डे नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है कैल्शियम का। अगर यही आपको प्रेगनेंसी में पूछ ले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना चाहिएगा वहाँ पे, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1000 mg पर डे कितना चाहिए, क्वेश्चन ये बन सकता है। यहाँ से ये पूछ ले आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना वहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, तो 1000 mg पर डे होगी। अगर यही पूछे कि ड्यूरिंग लैक्टेशन कितना होगा, ड्यूरिंग लैक्टेशन इसकी बात करें तो लैक्टेशन के दौरान जनरली कितना हो सकता है वहाँ पे 1000 से 1200 mg पर डे, 1000 से 1200 mg पर डे ये ड्यूरिंग आपको लैक्टेशन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, या तो नॉर्मल पूछ ले आपको, या वहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान पूछ ले, या आपको लैक्टेशन के दौरान पूछ ले, ठीक है। या आपके MPCHO के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि लैक्टेशन के दौरान कितनी रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, तो आपके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट अपन डील करेंगे कि नॉर्मल आयरन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, ठीक है। आयरन की बात करेंगे अपन यहाँ से कि आयरन जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन उसको कितना रिक्वायरमेंट होता है आयरन की, उसकी अगर बात करें यहाँ पे तो नॉर्मल जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको 18 to 30 कितना होना चाहिए, 18 to 30 mg पर डे, ये होता है आपका नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को रिक्वायरमेंट होती है। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन है प्रेगनेंसी के दौरान होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है वहाँ पे, बोल सकते हैं 35 to 60 mg पर डे,
ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको जनरली कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 35 to 60 mg पर डे वो आपके आयरन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट बात करें, ये जनरली जो आपकी आयरन आती है आपको जनरली सेकंड जो ट्राइमेस्टर है उसके दौरान आपको स्टार्ट करनी होती है। कब करनी होती है? सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको ये देना है। इसके अलावा और अगर बात करें अपन, कभी भी नेवर आपको कभी भी कैल्शियम प्लस मिल्क इनके साथ कभी भी आपको आयरन को नहीं देना है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी कैल्शियम और मिल्क के साथ में आपको आयरन नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये क्या करते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर इनके द्वारा नहीं देना तो किसके द्वारा देना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको अपन देंगे विटामिन सी के साथ दे सकते हैं। किसके साथ देंगे? विटामिन सी के साथ दे सकते हैं या सिट्रस के साथ दे सकते हैं। ठीक है, जो भी विटामिन सी है वहाँ पे, या अपन बोल सकते हैं जूस के साथ दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको जनरली याद रखना है। देना कब है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि देना कब है, तो बोल सकते हैं जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग द मील। कब देना आपको? जस्ट, या तो जस्ट खाने से पहले और ड्यूरिंग मील। ये पूछा जा सकता है कि जो आयरन होता है वो कब देना है आपको। ठीक है, तो जस्ट और ड्यूरिंग द मील आपको क्या करना है, वहाँ पे आयरन की टेबलेट्स आपको वहाँ पे देनी है। ठीक है, तो बात की अपन ने कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का नॉर्मल कितना होता है, 18 to 30 mg पर डे होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 35 to 60 mg पर डे होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान अपन को स्टार्ट करना है ये। ठीक है, कभी भी आपको कैल्शियम और मिल्क के साथ नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। और किसके साथ देना आपको? विटामिन सी के साथ देना है, सिट्रस के साथ दे सकते हो आप, जूस वगैरह के साथ आप वहाँ पे आयरन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन श्योर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, इसके अलावा और अपन छोटा सा इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं आयरन का, कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं या जो चाइल्ड होते हैं, उनमें कभी भी स्पून के साथ आपको क्या नहीं देना, स्पून से आपको कभी भी आयरन नहीं देना है। ठीक है, स्पून के साथ कभी भी आयरन नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ये टीथ को डैमेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टीथ को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए आपको कभी भी स्पून के साथ नहीं देना है। वहाँ पे अपन जनरली क्या काम में ले सकते हैं, ड्रॉपर काम में ले सकते हैं। क्या काम में ले सकते हैं? ड्रॉपर या स्ट्रो बोल सकते हैं, उनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, आयरन दे सकते हैं चाइल्ड को। स्पून के साथ क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो टीथ के अंदर प्रॉब्लम कॉज करेंगे। ठीक है, डैमेज कर सकते हैं आपके टीथ को। इसके अलावा ये अपन ने बात की जनरली आपके आयरन की बात हो गई। चलाना कितना टाइम तक है आपको आयरन, या जो फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती हैं उनको चलाने कितने टाइम तक है, तो उसकी बात अगर करें कितना देना होता है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, फॉर प्रेग्नेंट कितना देना आपको, 100 mg एलिमेंटल आयरन प्लस साथ में आपको और क्या देना है, 0.5 mg फॉलिक एसिड। 0.5 mg फॉलिक एसिड आपको वहाँ पे देनी है, या बोल सकते हैं 500 mcg या माइक्रोग्राम। ठीक है, कितने टाइम तक देना है आपको, 100 डेज तक। कितने दिन तक देना है, 100 डेज तक आपको वहाँ पे देना है। 100 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 0.5 mg फॉलिक एसिड या 500 mcq माइक्रोग्राम आपको 100 डेज तक चलानी है। ठीक है, इसके अलावा चिल्ड्रन के अंदर बात करें कि जनरल को कितने दे सकते हैं वहाँ पे, चिल्ड्रन के अंदर आपको वहाँ पे 20 mg देना है। कितना देना है, 20 mg एलिमेंटल आयरन, साथ में 0.5 mg या 500 mcg आपको क्या देना है वहाँ पे, फॉलिक एसिड देना है। ठीक है, फॉलिक एसिड देना है। और कितने टाइम तक दे सकते हैं अपन, फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स आती हैं वो अपन दे रहे हैं 100 टैबलेट्स दे सकते हैं। 100 के लिए दे सकते हैं अपन, कितने टाइम दे देंगे, 100 टैबलेट देंगे पर ईयर। 100 टैबलेट पर ईयर देंगे।
तो ये आपको जनरल यहाँ पे याद करना है, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट अपन डील करेंगे आयरन के बाद में फोलिक एसिड के बारे में, ठीक है, कि फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। फोलिक एसिड, देखिए फोलिक एसिड जो प्रेगनेंसी के दौरान जो रिक्वायरमेंट होगी, प्रेगनेंसी के दौरान जो रिक्वायरमेंट होगी कितनी हो सकती है, 0.5 mg पर डे। कितनी होती है, 0.5 mg पर डे, ठीक है। नॉर्मल अपन बोल सकते हैं 2 mg पर डे होती है। नॉर्मल कितनी होती है, 2 mg पर डे होती है वहाँ पे। इसके अलावा ये जनरली स्टार्ट कब करते हैं, इसका ध्यान होना चाहिए। ये जनरली आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं। कब करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कब स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्यों, ताकि जो एनटीडी होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस को कम करने के लिए, एनटीडी के चांसेस को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस को कम करने के लिए अपन फोलिक एसिड होती है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या अपन बोल सकते हैं बिफोर प्रेगनेंसी से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिफोर प्रेगनेंसी से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। और कब करेंगे, जनरली 6 वीक्स टू 3 मंथ, 6 वीक्स टू 3 मंथ अपन जनरली प्रेगनेंसी से पहले भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो फोलिक एसिड के बारे में आपको जनरल याद होना चाहिए कि 0.5 mg पर डे आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं। नॉर्मल 2 mg पर डे होता है। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान स्टार्ट करेंगे ताकि एनटीडी के चांसेस वहाँ पे नहीं हो। बिफोर प्रेगनेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं 6 वीक टू 3 मंथ, ठीक है। इसके अलावा लास्ट अपन बात करें यहाँ पे कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है, वहाँ पे वाटर ज़रूरत है या नहीं है वहाँ पे, तो वाटर की नीड भी होती है। वाटर क्या करेगा, वाटर की बात करें, वाटर क्यों ज़्यादा अपन बोलते हैं मदर को कि वाटर ज़्यादा कंसीव करे, ज़्यादा ड्रिंक करे, क्यों बोलेंगे, ताकि अपन किससे बचा सकें, कॉन्स्टिपेशन से। किससे बचा सकें, कॉन्स्टिपेशन से ट्रीट करने के लिए अपन, या मदर को रिहाइड्रेटेड रखना है। आपको क्या करना है, मदर को रिहाइड्रेटेड रखना है, इसलिए अपन क्या करें, वाटर दे रहे हैं। साथ में मदर को इंस्ट्रक्ट करना है को क्या करें, हाई फाइबर डाइट ले। क्या ले, हाई फाइबर डाइट। क्यों ले, ताकि किससे प्रिवेंट हो, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट हो। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा जनरली, ठीक है, एंटीनेटल केयर के बारे में पढ़ा, कुछ डेफिनेशन पढ़े, कुछ वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स और आपके एम पढ़े, और इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चंस की बात की। यहाँ पे श्योर यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें फटाफट, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और आप CHO की एग्ज़ाम फाइट कर पाओ अच्छे से बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है। ओके, थैंक यू।